गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजल ट्राइथिक एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों के सामने हूं। हमारे कल तक के लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल तक पहुंच चुके हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जब तक आप मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखेंगे, लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला। हाँ, अगर कोई जो पहले का अपने कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग हमारे आगे के हिस्से पे चलते हैं। बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर हमने डायपोल मोमेंट तक की कंप्लीट कर ली थी। देन हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन। राजस्थान बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये डेरिवेशन फर्स्ट चैप्टर में से हर बार, मतलब हर बार तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक साल छोड़ के एक साल ये आता ही रहता है। और ये जो डेरिवेशन है ये आपके 4 नंबर से कम का नहीं आएगा, ये बड़े क्वेश्चंस में काउंट होता है। तो इस डेरिवेशन को मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने समझाता हुआ चलूंगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए क्या होता है कि हमारी जो हेडिंग आएगी, ये वाली हेडिंग आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके अंदर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फर्स्ट पॉइंट में आएगी। आपके पास क्या आएगा देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट को हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। अब ये एक्सियल पॉइंट क्या है? किसी भी चीज के एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो तो हम उसे एक्सियल पॉइंट कहते हैं। देखेंगे आप, जैसे बेटा ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके इलेक्ट्रिक डायपोल का नेगेटिव चार्ज है। ये इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन है, ठीक है। एंड कल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो ये मैं एरो बना के यहां पे ये जो शो कर रहा हूं, ये है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, हम 2 के मल्टीपल में लेंगे तो 2a ले लेते हैं। क्यों लेंगे? ताकि अभी पता चल जाएगा कि हमें आधी करनी पड़ती है डिस्टेंस को। ये आपके डायपोल का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब बच्चों एक्सियल पॉइंट कौन सा होगा? ये जो लाइन है ना, मतलब ये P की सीध में, डायपोल मोमेंट की सीध में ये पूरी लाइन क्या कहलाती है? ये पूरी की पूरी लाइन क्या कहलाती है? ये पूरी की पूरी लाइन कहलाती है एक्सिस। और इस लाइन पर स्थित कोई भी पॉइंट कहलाता है एक्सियल पॉइंट। तो आपके एक्सियल पॉइंट में भी आप 2 जगह जा सकते हैं कि एक तो आप डायपोल के अंदर आ जाए या डायपोल से बाहर। जनरली जो आपके बुक्स के अंदर डेरिवेशन दे रखा है पॉइंट या तो यहां लिया जाता है या यहां लिया जाता है, यहां का नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी मैं आपको ये वाला पॉइंट भी बताऊंगा, उसको हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम अपने पॉइंट को ले लेते हैं इस तरफ। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिस पॉइंट पे हम लोग डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। नाम दे देते हैं इसको पॉइंट ए। क्या नाम दे देते हैं? पॉइंट ए। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो चीज नहीं समझ में आए प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है? पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है। हमने हर एक चार्ज का डायग्राम देखा है। तो यहां से इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी बेटा? मैं एरो बना रहा हूं इस तरफ। मैं इसको नाम दे देता हूं E और नीचे इसके साइन लगा देता हूं पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने क्या नाम दे दिया? E पॉजिटिव। देन अगेन मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव होती है, चार्ज की तरफ बढ़ती है। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? ये इस तरफ होगी। और क्या होगी? E नीचे माइनस का साइन लगा। तो बेटा वापस मैं रिपीट कर दूं आपको, E पॉजिटिव तो क्या है? E पॉजिटिव तो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और E नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब मैं अगर इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, जब भी आप एग्जाम में ऐसा डेरिवेशन करेंगे पहले तो डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के हर कंपोनेंट को, जैसे P को समझाएंगे, ठीक है। और फिर आगे अगली ही लाइन में P का फॉर्मूला रख देंगे, Q मल्टीप्लाइड बाय 2A। ये P की वैल्यू हो गई, ठीक है। P क्या है आपका? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। और ये P की वैल्यू हो गई Q इंटू 2A। मैं एग्जाम में कैसे लिखना है आपको वो भी साथ साथ में बता रहा हूं, ये चीजें आप लिखते चलेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। देन E प्लस क्या था? E प्लस के लिए आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। E नेगेटिव के लिए क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होगा। उसके बाद हम अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गया आपका डायपोल मोमेंट।
ये हो गया आपका फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया आपका फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, वेक्टर्स के केस में मैंने आपको वेक्टर लॉ का एडिशन बताया, तो उस लॉ को हम देखें तो सीधी सी बात है, एक पॉइंट पे दो फील्ड्स यानी दो वेक्टर्स एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? ई पॉजिटिव। अब बात ये आती है कौन सा किस में से सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब ई प्लस में से ई माइनस माइनस होगा, ई माइनस में से ई प्लस माइनस होगा। मेरी बात समझ रहे हो? इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करें या इस वाली वैल्यू में से ये वाली माइनस करें। मेरी बात को बड़े इत्मीनान से समझना। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स में से, यानी कि ई प्लस और ई नेगेटिव, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में से ज्यादा ताकतवर या ज्यादा इंटेंसिटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी? तो इसके लिए बेटा ये पॉइंट जो है, पॉइंट ए कौन से चार्ज के ज्यादा नजदीक है? पॉइंट ए पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा नजदीक है, नेगेटिव चार्ज से तो काफी दूर है, और हम जानते हैं दूर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती चली जाती है। इसका मतलब ई नेगेटिव की वैल्यू तो क्या होगी? ई नेगेटिव की वैल्यू ई पॉजिटिव की वैल्यू से कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम पॉइंट उस तरफ लेते तो ई नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होती। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू माइनस की जाती है, तो आप ई पॉजिटिव में से ई नेगेटिव को माइनस करेंगे। ये हम सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात कर रहे हैं। कोई डाउट बेटा यहां तक? ठीक है, तो हम एक चीज और देख लेते हैं लगे हाथ कि ये आपके ई पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आएगी। ई पॉजिटिव की वैल्यू आएगी के, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बहुत कॉमन सी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं आलस के कारण, कि वो हर जगह ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह के लिखते हैं। क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। वो लिखते हैं E = kq/r²। तो बेटा के मालूम है, बात सही है के, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आपको नंबर चाहिए, नंबर आपको मांग के लेने पड़ते हैं। तो उसके लिए जितना खोल खोल के लिखोगे चीजों को उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो जहां भी आपको एग्जाम में के का यूज लेना पड़े, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, कल को तुम मेरे पास आ जाओगे सर आए नहीं, ठीक है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। कोई डाउट बच्चे यहां तक? ठीक है, ई पॉजिटिव की वैल्यू आएगी आपके पास के क्यू अपॉन, ये दोनों चार्जेस, ये प्लस का क्यू है और ये माइनस क्यू है। ठीक है, तो ए के क्यू अपॉन डिस्टेंस। मान लेते हैं बच्चे सेंटर से इस चार्ज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर है। सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी? आर। आप कहेंगे सर सेंटर से क्यों लिया? तो बेटा मैंने आपको कल बताया था कि डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है। तो जब हम डाइपोल को देखते हैं तो हम किसी भी चीज की डिस्टेंस उसके सेंटर से ही नापते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन के अंदर भी जो हम डेरिवेशन करना चाह रहे हैं वो सेंटर के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो सेंटर से हमने इसका डिस्टेंस कितना ले लिया? आर। तो बेटा ई पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हैं आप मुझे उससे पहले ये बताएं, ये डिस्टेंस कितना होगा? ध्यान से देखो डायग्राम को, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 2a। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये 2a है तो मैंने इसको ये a ले लिया और ये a ले लिया। बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये वाला डिस्टेंस कितना है? ठीक है, ये तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए ध्यान से देखना, इस डिस्टेंस में ये r है, r में से a को हटा दो तो ये बच जाएगा। r में से अगर मैं a को हटा दूं तो मेरे पास इतना डिस्टेंस बच जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r - a। यानी कि पॉइंट ए और पॉजिटिव चार्ज के बीच की दूरी कितनी है? r - a। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि पॉइंट ए और नेगेटिव चार्ज के बीच की दूरी कितनी है? पॉइंट ए और नेगेटिव चार्ज के बीच की दूरी के लिए बेटा ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो r है और इसमें a ऐड करना है, तो ये r + a। ध्यान रहे एग्जाम में आप डायग्राम को जितना एक्सपैंड करके मतलब एक तो कम जगह में घिच पिच करके पेन से बना दिया ना, पेंसिल यूज लो, खुला खुला डायग्राम बनाओ।
ठीक है, और हर चीज क्लियरली नोटिस, हर चीज साफ साफ दिखाओ, तब एग्जाम में आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। मैं यहां ब्रैकेट लगा देता हूं इन वैल्यूज पे। हम ई प्लस पे आते हैं। ई प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, r माइनस ए, तो यहां क्या आ जाएगा, r माइनस ए का स्क्वायर। कोई डाउट? ई नेगेटिव के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉइंट के बीच में r प्लस ए का भाई r प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, फिर मेरे बच्चों के बीच में, मेरे स्टूडेंट्स के अंदर एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर आपने प्लस में चार्ज पॉजिटिव क्यों लिया और माइनस में नेगेटिव क्यों नहीं लिया। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, वेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको यूज लेते टाइम हम चार्ज के साइन को कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। प्लस माइनस डायरेक्शन बताने के लिए यूज लिए जाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यहां माइनस लगा चुके हैं, हम ऑलरेडी इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। आप एक को प्लस लगाएंगे, एक को माइनस लगाएंगे तो ही वही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये तो चलो एक लाइन में थे इसलिए रिजल्ट बड़ी आसानी से मिल जाता, अगर एंगल पे होते तो गड़बड़ हो जाती। इसलिए हमेशा के लिए एक चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में फिट बैठा लो कि आप चार्ज के साइन को कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में या फोर्स के फॉर्मूले में नहीं लिखेंगे। कोई डाउट? ये आया समझ में? ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख देंगे तो और भी ज्यादा बेटर होगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो कि मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड में माइनस का साइन अपने आप गायब हो जाता है। चलिए देन हम यहां पे आते हैं, हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे आते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे अगर आप जाएंगे तो क्या होगा बेटा, इन दोनों टर्म्स को आपस में माइनस करोगे तो जो चीजें कॉमन है उनको हम ब्रैकेट से बाहर ले ले। मुझे एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन को दिख रहा है और एक क्यू कॉमन दिख रहा है, तो आपका 1/, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, कई बार कमेंट्स में ये बात आती है कि सर फॉन्ट साइज बड़ी करो, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया बेटा और साथ में क्यू बाहर आ गया। तो ब्रैकेट में एक काम करें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हैं, क्यू को हम यहां ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले पॉजिटिव आ रहा है तो 1/r माइनस ए, 1/r माइनस ए का स्क्वायर कह लो, माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर कह लो। कोई डाउट यहां तक? हम क्या करते हैं इसके बाद में, इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इनकी वैल्यूज तो हमें पता नहीं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो r प्लस ए तो यहां चला जाएगा और r माइनस ए के होल स्क्वायर यहां चले जाएंगे। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगी वो बच जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, r माइनस ए, r प्लस ए, इन दोनों का ही स्क्वायर एक साथ लगा दूं दोनों पे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम एक साथ लगा सकते हैं। ऊपर क्या आएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर तो यहां आ जाएगा, माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर वहां चला जाएगा। कोई डाउट यहां तक? देन क्या होगा, इसके बाद क्या होगा आगे की स्टेप में, आप जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर माइनस का साइन है तो 2ab वाली टर्म्स तो ऐड हो जाएंगी और बाकी r स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 2ra और 2ra तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 4ra। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचेगा 4ra। कोई डाउट? r माइनस ए इंटू आर प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बचपन का फॉर्मूला कुछ याद आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खूब रटाया है। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा और इसका ये होल स्क्वायर साथ में रहेगा। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब क्या होता है कि मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो करते हैं सर इस 4 को 4 से काट दूं, बड़ी जल्दी रहती है उनको काटने की। ठीक है, इस 4 को 4 से काट दोगे, नहीं काटना। क्यों नहीं काटना? क्योंकि बेटा हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरी की वैल्यू हमें मालूम है, वो k कहलाता है, इसलिए इसको तो हमें लास्ट तक अपने डेरिवेशन में जिंदा रखना है, आप इसको नहीं काट सकते। कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब आप क्या करेंगे मेरे बेटे, हम जानते हैं
P का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू 2A। ठीक है, यहां मेरे पास 4A है, तो बेटा मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। तो जो मेरे पास आगे की टर्म बच जाएगी वो आ जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A मल्टीप्लाइड बाय 2R। तो बेटा ये 4AR हो गया ना, तो मैंने 4AR को तोड़ दिया, 2A इंटू 2R लिख दिया, अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, Q इंटू 2A को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं किसके साथ, P के साथ। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगी K। याद रहे एग्जाम में बार बार K मत लिखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखना बार बार, थोड़ा सा जोर आएगा लेकिन जरूरी है मार्क्स लाने के लिए। और मैंने Q इंटू 2A को यहां पे हम लिख देंगे बिकॉज P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A। इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा P और 2R की जगह 2R पड़ा रहेगा, तो मैं पहले 2R ले लेता हूं एंड देन बाद में P का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक बेटा? ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या कहें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब मैं डायरेक्शन की तरफ बढ़ता हूं, यहां तक कोई डाउट? तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो काफी हौच पौच हो जाएगा हमारा डायग्राम, मैं इसमें थोड़ी सी मिटावट कर देता हूं, आप लोग यहां पॉज करके लिख लेंगे। यहां तक एक्शन पॉइंट को मिटा देता हूं जो हमारी हेडिंग थी। ठीक है, अब बच्चे आप मेरे को एक बात बताएंगे कि ये जो पॉइंट ए है, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में से ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? पॉजिटिव वाली, मैंने आपको बताया था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके ज्यादा नजदीक है ना। पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक बड़ी वैल्यू में से एक छोटी वैल्यू माइनस हो रही है, एक बड़ी वैल्यू में से एक छोटी वैल्यू, तो रिजल्टेंट फील्ड बच किस तरफ जाएगी? मेरा पॉइंट आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको एक रफ स्केच यहां पे बनाता हूं। बेटा एक बात बताओ, एक डब्बा है, ध्यान से देखना, एक डब्बा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का तो इस तरफ और 10 न्यूटन का इस तरफ, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो गया? आप कहेंगे सिर्फ 90 न्यूटन। और 90 न्यूटन किस डायरेक्शन, मतलब ये डब्बा 90 न्यूटन की फोर्स से किस तरफ खिसकेगा? ये डब्बा इस तरफ खिसकेगा जहां ज्यादा ताकत है, 90 न्यूटन से, मतलब दोनों फोर्सेस माइनस हो गई और रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में बच गई? जिस डायरेक्शन में ज्यादा ताकतवर फोर्स थी। ऐसे ही ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह डायरेक्शन में बच जाएगी? उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ताकतवर थी। तो नेट आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ बच जाएगी? इस तरफ। ये ई नेट कह लें आप, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी। ये भी हम यहां मेंशन कर देंगे कि जो आपकी ई नेट है वो क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या हम इसको नेट ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां ई को मेंशन कर देंगे कि ई आपकी क्या है? नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेट भी कह सकते हैं, रिजल्टेंट एक ही बात है। तो ये आया समझ में? ठीक है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और आपका डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ है। अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हैं तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैं बोर्ड पर लिखने वाला हूं, ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, सॉरी। ये जो डेरिवेशन है यहां तक, ये किसके लिए? इसकी वैल्यू के लिए। फिर हम आगे ऐड करेंगे इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब इसकी डायरेक्शन दिखाते हुए, अगर हम इसकी डायरेक्शन को साथ में दिखाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे बेटा? अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी वेक्टर लग जाएगा, पी पे भी वेक्टर लग जाएगा और पॉजिटिव साइन रहेगा। पॉजिटिव साइन का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R और ये P के ऊपर भी वेक्टर का साइन डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर।
मतलब इन दोनों पे वेक्टर लग गया, और ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, जैसा कि आपको फिगर में नजर आ रहा है, तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां हमें माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। याद रहे, ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ तभी काम में लिया जाता है जब दोनों वेक्टर एक ही लाइन में हो। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐसे, अगर मान लो ऐसा होता कि P उस तरफ होता और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते, तो यहां पे एक माइनस का निशान आ जाता। लेकिन ये तभी काम में लिया जाता है ये तरीका जब दोनों एक लाइन में, यहां हमारे एक लाइन में है, तो इसलिए हम बड़ी आसानी से इसको वेक्टर फॉर्म, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता चल गई। ठीक है, ये लिखने के बाद जो आप बोर्ड में लिखेंगे, इसके बाद एक लाइन और ऐड कर देंगे बिकॉज लगा के, कि हमने ऐसा क्यों किया। एग्जाम में क्या होता है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर लिखते हैं तो आपको हर चीज को प्रिसाइसली समझाना होता है, बिल्कुल डिटेल में समझाना होता है एग्जाम में, तब आपको पूरे नंबर मिलते हैं बड़े क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहां बिकॉज लगा के आप क्या लिख देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर आर यूनिडायरेक्शनल, मतलब सेम डायरेक्शन में। ये डायरेक्शनल की स्पेलिंग पूरी कर लेना, मेरा बोर्ड खत्म हो गया यहां तक, कोई डाउट यहां तक। ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन हो गया किसका, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैं इसमें कुछ चीजों को क्लियर आउट करना चाहूंगा बेटा। इसमें एक आपके बुक्स के अंदर एक ऐड और किया जाता है, वो ये मैंने आपको ये बताया था, आपके जो डाइपोल है, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था यहां से आवश्य कि आपका जो डाइपोल है इसमें दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है बच्चे, बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस होने के कारण आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका पॉइंट बहुत दूर है, ये डिस्टेंस तो हमारे कंट्रोल में नहीं है आर, तो ऐसा हो सकता है कि आर की वैल्यू तो काफी बड़ी हो जाए और ए की वैल्यू छोटी की छोटी बनी रहे। यानी एक कंडीशन इसमें कई बार लग जाती है कि आर माइट बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। अगर आर की वैल्यू ए से काफी ज्यादा बड़ी है, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ए की वैल्यू आर से काफी ज्यादा बड़ी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आर की वैल्यू ए से काफी ज्यादा बड़ी हो। तब क्या होगा, क्या बता सकते हैं क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़े नंबर के सामने आप उसमें से एक छोटा सा नंबर माइनस कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, जैसे 12,000 करोड़, उसके अंदर से 1 रुपया माइनस करना है। 12,000 करोड़ रुपए में से मैं आपसे बोले यार 1 रुपया दे देना, तो माइनस कर दोगे? कोई नहीं दे दोगे क्या? चलो ठीक है। तो 12,000 करोड़ यानी एक बहुत बड़े नंबर में से अगर छोटा सा नंबर माइनस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस नंबर को। तो इसमें से अगर एक छोटी सी वैल्यू माइनस हो रही है तो कोई फर्क, अब आप कहोगे सर स्क्वायर हो रहा है इसका, तो छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर छोटे नंबर का स्क्वायर होता है तो वो और छोटा होता है। मैथमेटिक्स है, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4, और कम हो गया। ये ए तो पहले से ही बेचारा मरा पड़ा था, फिर तुमने इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब ए की वैल्यू 1 से छोटी होती है ना, पॉइंटों में होती है, तो ए तो पहले से ही मरा पड़ा था, फिर तुमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये और ज्यादा छोटा हो गया। तो आर के सामने, और आर तो बड़ा था तो आर की वैल्यू स्क्वायर होने के कारण और बड़ी हो गई। ठीक है, बड़े नंबरों का स्क्वायर, मतलब 1 से बड़े नंबरों का स्क्वायर हमेशा बढ़ता है, और 1 से छोटे नंबरों का जैसे स्क्वायर हो जाता है छोटे होते जाते हैं। तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो गई, तो आर स्क्वायर तो बच जाएगा और ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर की पावर 2 कितना आएगा? आर स्क्वायर की पावर 2 कितना आएगा? आर की पावर हो जाएगा 4। आर की पावर 4 हो गई, आर की पावर 4 हो गई, तो ऊपर एक आर पहले से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नीचे आर क्यूब बच जाएगा। तो नेट लास्ट में मैं जब अपने आप फॉर्मूले पे आता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लास्ट फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा वो क्या बच जाएगा मेरे पास? यहां थोड़ी ज्यादा जगह कम हो रही है, क्या मैं कुछ मिटा दूं? मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद का पोर्शन आप क्या करेंगे, ये पोज करके लिख लेंगे। इसके बाद वाला पोर्शन मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, मिटा दूं इसको, लिख लेंगे आप लोग। मेरे हिसाब से बोर्ड अच्छी तरह क्लियर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इसको पॉज करके पूरे को लिख सकते हैं। कोई डाउट? देखिए
तो अब मैंने जैसे नेग्लेक्ट किया तो मेरे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चे फॉर्मूला क्या बच गया, मेरे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच गया 1/4πε0 2p और नीचे बचता r की पावर 4। अगर a को नेग्लेक्ट कर देते तो r की पावर 4, ऊपर एक r से r कैंसिल हो जाता, तो नीचे हमारे पास बचता r³। मैं इस पर एक क्वेश्चन करवाऊंगा कल, एक नहीं कई क्वेश्चन करवाऊंगा मतलब, लेकिन कुछ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई हमारी एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा? एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। और कुछ छोटे छोटे कंफ्यूजन जो आप लोगों के दिमाग में आए होंगे, यहां तक डेरिवेशन यहां तक खत्म कर देना है। अब जो मैं समझा रहा हूं वो सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए, एग्जाम में लिख के नहीं आना। एग्जाम में आपको अगर डेरिवेशन पूछते हैं तो आप यहां तक लिख के आएंगे। देखेंगे नेक्स्ट, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज ने मिलकर एक डायपोल बनाया, ये आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी। अब मेरी बात बड़े आराम से सुनेंगे। जब मेरा पॉइंट इस तरफ था तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बची? जैसे हमने अभी अभी देखा था, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच गई, क्योंकि पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ताकतवर थी। कोई डाउट? ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ई और पी एक डायरेक्शन में थे, क्या अगर मेरा पॉइंट इस तरफ होता तो भी ई और पी एक डायरेक्शन में होते? देखें, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, रिपल्स होती है। इसको याद ऐसे रखना कि बेटा बचपन से हम लोग जो पॉजिटिव चीजें होती हैं, मतलब जो अच्छी चीजें होती हैं, जैसे करेले की सब्जी हो गई या अच्छी आदतें हो गई, हम उनसे दूर भागते हैं। पॉजिटिव चीजों से सब दूर भागते हैं, और जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनकी तरफ दौड़ते हैं, है ना? तो नेगेटिव इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड पॉजिटिव इज ऑलवेज रिपल्सिव इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दूर जाएगी, नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नजदीक आएगी। कौन सी ज्यादा ताकतवर होगी? इस बार ये पॉइंट नेगेटिव चार्ज के पास में आ गया तो नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ताकतवर हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बची बेटा? इस तरफ। और डायपोल मोमेंट भी इस तरफ, दोनों अभी भी सेम डायरेक्शन में। यानी अगर आप एक्सियल पॉइंट पे हैं, चाहे इस तरफ रहे चाहे इस तरफ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी सेम डायरेक्शन विद डायपोल मोमेंट। यानी ई और पी हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे। कोई डाउट यहां तक? आई होप यहां तक का लेक्चर आपको मजा आया होगा, थोड़ा समझ में भी आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा, क्या दिक्कत थी, कोई चीज नहीं समझ में आई तो। और अगर समझ में आया तो थोड़ी सी तारीफ कर दो, कुछ घट नहीं जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा हमें वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको तुम्हारी भाषा में, मनोबल, ठीक है? कोई डाउट? चलिए एक छोटा सा डाउट और क्लियर कर देता हूं आप लोगों का। ये तो बेटा वो था कि जब हमारे पॉइंट डायपोल के बाहर स्थित थे एक्सिस पे, अगर डायपोल के अंदर पॉइंट आ जाता तो क्या होता? देखें, ध्यान से देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज। मैं पहला केस लेता हूं, अगर मेरा पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे होता, जिसपे हम, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं सेंटर पे होता, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती? ऐड हो जाती। तो हमारा एक नया डेरिवेशन पनप जाता और यहां पे प्लस का निशान आ जाता। मेरी बात को वापस समझना, मेरे जो 99% स्टूडेंट्स हैं वो ये करते हैं कि प्लस और माइनस दो चार्ज रखे हुए हैं, अगर उनके बीच में कोई पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। दिमाग ये कहता है, लेकिन असलियत ये नहीं है। वापस देखना, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये बीच का पॉइंट है। बेटा पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागती है, रिपल्स होती है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? ये ई पॉजिटिव होगी। नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट होती है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मिड पॉइंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल इज, और आप लोगों में से अगर मैं आपको ये बात ना बताऊं तो 90% लोग आंसर देके आते हैं जीरो, और खुश होते हैं मेरा एक नंबर आ गया, मेरा एक नंबर आ गया। लेकिन ऐसे एक नंबर आता नहीं है, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। कोई डाउट? चलिए अब बात आती है कि हमारा फिर यहां क्या निशान आ जाता? प्लस का साइन आ जाता, और ये डेरिवेशन में यहां प्लस चलता, फिर यहां भी प्लस चलता, और फिर उसके बाद में प्लस चलता, तो इस बार 2ar और 2ar कट जाते, और r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कट जाते, और डेरिवेशन एक नया रूप ले लेता। तो आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल एट मिड पॉइंट ऑफ अ डायपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ अ डायपोल थोड़ी सी अलग आ जाती, ठीक है? अब वो कितनी आ जाती?
वो आपके सिलेबस से बाहर की चीज है, वो 12th लेवल के सिलेबस से बाहर की चीज है। हालांकि कॉम्पिटिशन लेवल पे उस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको मैं कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरा लेक्चर का मैं ज्यादा लंबा लेक्चर रख दूं तो वैसे ही तुम लोग मेरे लेक्चर्स को बहुत धीरे धीरे करके देखते हो। मेरे क्या, तुम 20 मिनट से ऊपर लेक्चर जाते हैं, तुम लोग आवाज मारने लग जाते हो। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर्स को शॉर्ट स्पेन में खत्म करने की कोशिश करूँ। कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। इसकी आगे की कहानी कल डिस्कस करते हैं।